के कार्यक्रम का हम लोग आरंभ करते हैं। आज जी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लोक पहल अपना विमर्श करने जा रहा है। आज का जो विषय है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकसित भारत का संकल्प एट द रेट ऑफ 2047, कुल प्रजनन दर और उदीयमान भारत, एक विश्लेषण, सामयिक विमर्श। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी ने एक विमर्श का आरंभ किया है कि भारत में जो हिंदू प्रजनन दर है, वो लगातार घट रही है। और प्रजनन दर किसी राष्ट्र की कितनी बड़ी चीज होती है। प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह महिला अपने जीवन काल में, जो पहले जीवन की प्रत्याशा होती थी भारत में, वो 15 से 44 वर्ष की गई है, जिसमें अब वृद्धि हो गई है। अपने जीवन काल में कितने बच्चों का वो मातृत्व उनको मिलता है और बच्चों का आविर्भाव होता है, यही मोटे रूप से प्रजनन दर है। और भारत में इस समय जो प्रजनन दर है, वह प्रजनन दर का जो एक स्थिरांक है, स्टैंडर्ड है, मानक है, वह 2.1 है। और 2.1 का जो मानक है, और इसकी गणना प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। गणना जब प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब आता है प्रत्येक 5 वर्ष पर, तो हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या में किस प्रकार की वृद्धि हो रही है या किस प्रकार की कमी हो रही है। एक स्टैंडर्ड 2.1, और जो अभी अद्यतन आंकड़े आए हैं, उस जो आखिरी आंकड़ा आया है, उसके अनुसार भारत में जो हिंदू प्रजनन दर है, वह 1.94 आ गया है, जो जरूर एक चिंता का विषय है, चिंतनीय पक्ष है। उसमें तकनीकी पक्ष यह भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अंतर है, हिंदू और मुस्लिम प्रजनन दर में अंतर है। अगर पूरे भारत के स्तर पर देखेंगे, तो जो मुस्लिम प्रजनन दर है, वह उसमें भी गिरावट आई है, लेकिन अब भी वह अपने उच्चतम स्तर पर है। वह 2.1 से बहुत ऊंचा है, लगभग 3 के आसपास, 3.1% मुस्लिम प्रजनन दर है। और राष्ट्रीय औसत में जरूर कमी आई है, लेकिन जो हिंदू प्रजनन दर है, वह खतरनाक स्तर पर आई है। वह भी उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजन है। वहां प्रजनन दर और कम हो गई है, राष्ट्रीय औसत और कम हो गया है। दक्षिण भारत में, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में, वह प्रजनन दर थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन मजेदार बात यह है, चिंतनीय पक्ष ये है कि वह भी 2.1 के जनसांख्यिकी जनसंख्या का जो स्थिरांक है, उससे नीचे चला गया है। और इसका कारण अतीत की परिवार नियोजन, जिसे हम परिवार कल्याण की संज्ञा 1977 में दी गई, 1977 की जो जनता पार्टी सरकार थी, 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई और उसमें परिवार नियोजन के कार्यक्रम किए गए, हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है। अब एक अर्थशास्त्री के रूप में डॉक्टर हर्षमणि सिंह बताएंगे कि इसका क्या नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव है। उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि संसाधनों का वितरण हो जाता है, लिटरेसी रेट में वृद्धि हुई है, तो और उच्च शिक्षा का भी स्तर महिलाओं में बढ़ता है। लेकिन सबसे जो खतरनाक तथ्य है कि अगर हिंदू प्रजनन दर में, कुल प्रजनन दर में अगर वृद्धि नहीं होती है, तो भारत आगामी 10 वर्षों में या 20 वर्षों के बाद ये बूढ़ा देश हो जाएगा। जो हमारे ऋषियों की परंपरा में भारत निरंतर एक युवा देश और चिर तारुण्य की परिकल्पना भारत में की गई है। चिर तारुण्य की परिकल्पना हनुमान के रूप में, परशुराम के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, यह जब हम अतीत पर दृष्टि देंगे, तो हमारे सारे जो जिस देवता की परिकल्पना की गई है, वह युवा देवता की परिकल्पना है, वह तारुण्य है, वह तेजस्विता है, वह ओजस्विता है। तो भारत की तेजस्विता और ओजस्विता
जो पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के कारण प्रताड़ित हो रही है, पिछड़ रही है, यह निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है। माननीय पूज्य सरसंघ चालक जी ने इस बात को जनता के मध्य विमर्श के लिए रख दिया है। अब हम सबका दायित्व है, और मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस विषय पर मेरी गहरी दृष्टि रहती है। मैं विद्वान तो नहीं हूं, मैं हम एक लोक पहल के साधारण कार्यकर्ता हैं, और अपने नेतृत्वकर्ता डॉक्टर विजय कुमार सिंह के अगुवाई में, उनके स्नेहिल संरक्षण में हम सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। तो जैसे ही मैंने वो विषय रखा, सर की डॉक्टर विजय कुमार जी भाई साहब की सहज सहमति मिली, क्योंकि वो राष्ट्रीय भावधारा के एक सशक्त हस्ताक्षर है, और राष्ट्र की संवेदना और वेदना, चाहे वो आंचलिक स्तर पर हो, उत्तर प्रदेश के स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, उनमें एक गहरी दृष्टि रहती है। डॉक्टर विजय कुमार सिंह एक ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्तित्व और कृतित्व हैं जो हमेशा राष्ट्र के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते रहते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं, अपने सहयोगियों को प्रेरित करते रहते हैं। और लोक पहल का उद्देश्य ही है एक सामूहिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना का विकास करना। और गंभीर परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, मुझे पूरी तरह स्मरण है कि जब लोक पहल प्रारंभिक दिनों में हम लोग स्थापना की बात कर रहे थे, तो सर ने बड़े संवेदनशील दृष्टि से मुझसे कहा था कि आने वाला समय अत्यंत संक्रमण का है, और लोक पहल के और आप जैसे कार्यकर्ताओं को, सभी बुद्धिजीवियों को, ये हमारा लोक धर्म है, हमारा भारतीय धर्म है कि हम इस प्रकार के संगठन की स्थापना करके हम राष्ट्रवादी विमर्श को, संक्रमण के विमर्श को, हम राष्ट्र की चेतना को जागृत करें और राष्ट्र के लोगों को जगाएं, इतिहास गा करके जगाएं कि हम भारत को गंभीर संकट की आहट से और गंभीर संकट से निकाल सकें। और उसी के फलस्वरूप हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि इस कुल प्रजनन दर, जिसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, उस पर हम पूज्य सरसंघ चालक जी के विमर्श को आगे बढ़ा सकें। और मुझे लगता है कि एक कोई सशक्त सामाजिक संस्था के रूप में, जागरूक सांस्कृतिक संगठन के रूप में, एक विमर्श हम लोग इस प्रयाग की धरती से, जब ये कुंभ की धरती है, जहां पर पूरे विश्व का आकर्षण है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग भी अपना एक छोटा सा प्रयास, जिसे हम टिटिहरी प्रयास कह सकते हैं, वह लगता है एक टिटिहरी पक्षी पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में होती है, वो लगता है कि पीछे की तरफ अपने चारों पैर ऊपर करके खड़ी हो जाती है, अपने दोनों पैर, और लगता है कि वो पक्षी पूरे आकाश को उठा लेगी। तो ये लोक पहल पूरे हिंदू समाज के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस आकाश को अपना आधार देने का काम कर रहा है। मुझे बहुत गर्व है लोक पहल के कार्यकर्ता होने के नाते, गर्व है डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर पर, जिन्होंने एक ऐसी जागरूकता, सामाजिक राष्ट्रीय जागरूकता, एक ऐसे लोक धर्म के निर्वहन के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं। इस पर हम सबको, भाई साहब डॉक्टर विजय कुमार सिंह पर गर्व है, हम सारे कार्यकर्ताओं पर गर्व है, और सभी भारत के नागरिकों को मैं इसीलिए प्रणाम निवेदित लोक पहल की तरफ से करना चाहता हूं कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं। कोई बूढ़ा देश अगर हो जाएगा, अगर कुल जनसंख्या दर, हिंदू जनसंख्या दर में, प्रजनन दर में अगर वृद्धि नहीं होगी, हम पाश्चात्य जीवन शैली से प्रभावित हो जाएंगे, तो भारत एक वृद्ध देश हो जाएगा। और वृद्ध देश में मानव एक संसाधन है, उसी की क्रियाशीलता से राष्ट्र का विकास निर्भर होता है। कृषि से लेकर उद्योग तक की वृद्धि का आधार यही जनसंख्या है। यूरोप के कई देश बहुत चिंतित हैं, अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के भी देश चिंतित हैं कि वहां का प्रजनन दर गिर रहा है, वो देश बूढ़े देश हो रहे हैं। तो क्या भारत, ये बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या भारत भी बूढ़ा देश हो जाएगा? और इस पर हमारी सचेतता की कितनी आवश्यकता है, यह कितना गंभीर विषय है, और यह उदीयमान भारत का जो सपना है, वह किस तरह आकार और स्वरूप लेगा। हम लगातार विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, विश्व गुरु के पद पर विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे। यह तभी संभव होगा, आगामी 12 जनवरी को एक तरुण तेजस्वी का जन्मदिन है, स्वामी विवेकानंद जी का। तो विवेकानंद जी की उन पंक्तियों का क्या होगा जिसमें कहा है कि तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो यह वह देश कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा,
माननीय संयोजक लोकपहल हम लोगों के बीच मौजूद हैं। लोकपहल के 5 महाभूत हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर सर संघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया, जो सामाजिक समरसता, भारत की भारतीयता की प्रतिस्थापना के प्रतीक पुरुष हैं। इसी के तरह भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण के प्रतीक पुरुष, जो 21वीं शताब्दी में भारत के नवजागरण, जो राम मंदिर आंदोलन के रूप में अपना साकार स्वरूप ग्रहण कर सका है, उसकी नींव की ईंट का अद्भुत अद्वितीय नाम है पूज्य महंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी। और राम मंदिर आंदोलन को प्रखरता, दीप्तता और भव्यता देने वाले और लोगों तक उस मन को ले जाने वाले ऐसे पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे आदर्श पुरुष हैं। महामना पंडित महदन मोहन मालवीय, 25 दिसंबर आपको जन्म जयंती होगी। उस ऐसे महामना जो स्वदेशी के पुरोधा हैं, जो शिक्षा के पुरोधा हैं, शिक्षा के महानायक हैं, पाश्चात्य और प्राच्य शिक्षा के सम्मिलित स्वरूप में उद्देश्य भारतीयता को बचाना था, भारत के सनातन को बचाना था, हिंदुत्व को बचाना था। ऐसे महामना हमारे आदर्श हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता, इंटीग्रल ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म के प्रणेता और भारत के आखिरी सोपान पर रहने वाले व्यक्ति को उदय की ओर ले जाना और उसका विकास करना, जिनका जीवन पर्यंत ध्येय रहा है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोक पहल के आदर्श हैं। इसमें भी बड़ी एक सांस्कृतिक बोध के तहत हमने पंच महा आदर्शों को अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। अब मैं इसी विमर्श के लिए आज के इस विषय पर अपनी वार्ता का आरंभ करने के लिए, उस विमर्श को समारंभ करने के लिए लोक पहल के राष्ट्रीय माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि आज आप इस विषय के प्रवर्तन के साथ इस विमर्श को आगे बढ़ाइए। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब। नमस्कार। आज के हमारे वक्ता डॉक्टर हर्षमणि जी का हम लोग स्वागत करते हैं। जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि लोक पहल हर राष्ट्रीय मुद्दे पे संवेदनशील है, तो वर्तमान में अगर पूज्य सरसंघ चालक जी ने जनसंख्या को लेके कोई बात कही है, तो वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और हमको महत्वपूर्ण मानना चाहिए और उसको लेके विमर्श हम करेंगे, तभी लोग उससे अवगत होंगे। देखिए, हमारा मानना है कि परिवार संयोजन बहुत आवश्यक है और भारतीय सनातन संस्कृति में जो परिवार संयोजन का तरीका हुआ करता था, वो अव्यवस्थित हो गया है। आज यही चुनौती नहीं है कि हम जो है जन्म दर बढ़ाने के लिए जन जागरण करें, साथ में हमारे युवा जन्म दर बढ़ाने के लिए उपयुक्त खान-पान और उनका रहन-सहन भी रहे, वातावरण भी रहे, वो भी एक विषय है जिसको हमको इसमें समीभूत करना चाहिए और शायद वो भी चिंता पूज्य सरसंघ चालक जी की हो। भारत का हर नागरिक भारतीय है और उसको भारतीय बन के सोचना है। ये भाव तभी रहेगा जब सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोगों में युवाओं की शक्ति रहेगी, युवाओं की संख्या रहेगी और उसी युवाओं की शक्ति और संख्या के लिए हमको अपने यहाँ जन्म दर को जो विश्व अर्थव्यवस्था में उपयुक्त है, उसको लागू रखना चाहिए और इसके प्रति जो उपेक्षा का भाव युवाओं के अंदर, नागरिकों के अंदर आ रहा है, वो रुचि के रूप में परिवर्तित करने में हमसे जो सहयोग हो सके करना चाहिए और ऐसे सारे विषयों को लेके हमारे इस मंच पे जो विमर्श होता है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और हम ये अपेक्षा करेंगे कि आज हर्षमणि जी को देश के सारे कोने से महत्वपूर्ण लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे और निश्चित रूप से हमारे लोक पहल की पहल का संकल्प पूरा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब, आपने इस विषय को बिल्कुल स्थापित किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अभी हाल ही में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और ऑर्गेनाइजर में उनका लेख भी प्रकाशित हुआ है और इस पर कई वो बैठकें ले चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आधुनिक जनसंख्या विज्ञान के अनुसार
किसी समाज की प्रजनन दर यदि 2.1 से नीचे चली जाती है तो यह समाज के अस्तित्व का संकट आ जाता है और वह समाज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगता है। डॉक्टर पूज्य सरसंघ चालक जी का मानना है कि प्रत्येक परिवार को कम से कम 2 या 3 बच्चों को जन्म देना चाहिए ताकि समाज का भविष्य सुरक्षित रह सके। पूज्य संघ चालक जी ने कहा है, यह भी कहा है कि भारत की जनसंख्या नीति 1998 और 2002 में निर्धारित की गई थी, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। उनका यह तर्क है कि यदि जनसंख्या संतुलित नहीं रहती है, तो इसका प्रभाव भाषा, संस्कृति और समुदाय के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा है कि यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज की संरचना और उसकी स्थिरता को लेकर हमें गंभीर रूप से चिंतित होना चाहिए। पूज्य संघ चालक जी ने कहा है कि जनसंख्या संतुलन न केवल एक सांख्यिकीय मुद्दा है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि प्रजनन दर गिर रही है, तो श्रम शक्ति, उत्पादकता, सामाजिक संरचना पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा और इसका सबसे अधिक प्रभाव हिंदू समाज बल्कि समग्र भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण संकेत कर रहा है। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए भी जनसंख्या पर विचार करके प्रजनन दर में वृद्धि हमारी आवश्यकता नहीं, विवशता होगी। ये बात आपने प्रतिस्थापित की है और इसी के आर्थिक एक अर्थशास्त्री की दृष्टि में और किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका कितना सकारात्मक, कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हम अपने भविष्य को लेके किस प्रकार के से सावधान राष्ट्र को होना चाहिए, हिंदू समाज को होना चाहिए, इस विषय पर अपनी समग्र दृष्टि प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं युवा अर्थशास्त्री डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। सबसे पहले मैं लोक पहल के माननीय संयोजक और हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय का जो इस विमर्श को आगे बढ़ाने की जो एक पहल, लोक पहल के माध्यम से प्रारंभ की और एक जिम्मेदारी के रूप में मुझे दिया गया और विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और इस विषय पर जब विकसित भारत की संकल्पना 2047 का जो एक रोड मैप बन रहा है, अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो ये विषय और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं अपनी बात को शुरुआत करने के लिए डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब की ही बात को आधार बनाते हुए ही इस विषय को मैं आगे लेके चलूंगा। जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि परिवार संयोजन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। वास्तव में जैसा कि विषय है विकसित भारत का 2047 और TFR यानी कुल प्रजनन दर और उदीयमान भारत, तो ये तीन तरीके के तीन दृष्टिकोण हैं। मैं अपनी बात को कहने के लिए इन तीनों ही इस पूरे ट्रायंगल को स्थापित करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जैसा कि अखिलेश त्रिपाठी जी ने काफ़ी उसकी प्रस्तावना में बहुत स्पष्ट रूप से TFR का जिक्र किया और ये समस्या क्यों है, हम इसको पहले इस परिप्रेक्ष्य में देखें, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, तो ये पाते हैं कि एक जो बने बनाए जो एक प्रचलित अवधारणा थी, जो विकास के जो तमाम मॉडल हैं खासतौर से विकसित देशों ने जो इजाद किए, उन्होंने ये पाया कि जनसंख्या में और आय में एक रिलेशन है। जनसंख्या और आय में एक रिलेशन है और ये रिलेशन तीन तरीके का रिलेशन दिखता है। जब पहले आय बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ती है। दूसरी स्थिति में क्योंकि विकास अगले चरण में पहुंच जाता है
तो आय बढ़ने पर जनसंख्या और बढ़ती है। और फिर एक तीसरी ऐसी एक स्थिति आती है जिसमें आय बढ़ती है लेकिन जनसंख्या नहीं बढ़ती। और अगर आप देखें कि जो तीन स्थितियों की बात की गई, तो पहली स्थिति में जनसंख्या दो दो वेरिएबल पर, दो चरों पर निर्भर करती है, एक जन्म दर है और एक मृत्यु दर है। तो जब विकास की शुरुआत होती है, अगर भारत की ही बात करें और भारत की आज़ादी के आज़ादी के समय को अगर हम आधार बनाएं, 1950 को आधार बनाएं, तो भारत में जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। जन्म दर अधिक इसलिए है क्योंकि ज्यादा बड़ा परिवार सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में संयुक्त परिवार का चलन है। तो जितनी ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा अनुकूल स्थितियां हैं। इस वजह से जन्म दर अधिक है। मृत्यु दर इसलिए अधिक है क्योंकि सामान्यतः स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, लोगों को हाइजीन की जानकारी नहीं है, टीकाकरण अभी उस स्थिति में नहीं है कि 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको इम्यूनाइजेशंस या टीकाकरण से कुछ जो बीमारियां हैं उनसे निजात दिलाई जा सके। तो 1950 के आसपास जो भारत में टीएफआर है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट की बात जो की जा रही है, वो है 6, यानी औसतन एक परिवार में 5 से 6 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी स्थिति आती है, दूसरी स्थिति में क्या है कि क्योंकि थोड़ा सा भारत की ही अगर आप बात करें तो भारत ने 1952 में अपने यहाँ फैमिली प्लानिंग को लेके बात शुरू की। और डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी भी बता भी रहे थे कि जो जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ से और 1975 में आप जानते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई थी कि इमरजेंसी में इसको किस तरीके से किया गया, लोगों को जबरदस्ती कैंपों में ला करके जो है उनको क्योंकि हमें बर्थ रेट को कंट्रोल करना था। दूसरी स्थिति में जो है वो 1970 के आसपास का जो है, वहां पर क्या है कि बर्थ रेट डेथ रेट पर कंट्रोल हो गया, बर्थ रेट बढ़ रही क्योंकि इनकम तो बढ़ रही है। 1970 में 1975 में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आ गया। इंदिरा गांधी सरकार ने गरीबी हटाओ के लिए सीधे सीधे बात कर दी क्योंकि जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये एक बड़ा मुद्दा बन के आ गया था। तो इस तरीके से आप देखें कि उन्होंने वहां पर मृत्यु दर को कमी कर लिया क्योंकि जन्म दर और बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए। और एक तरीके से जनसंख्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति है। 1990 में जब उदारीकरण भारत में आया, नई आर्थिक व्यवस्थाएं आई और उस समय जो युवाओं के पास अवसर आए, अगर भारत की जनसंख्या नीति को देखें तो वहाँ पर नए नए फैमिली वेलफेयर के लिए काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस आ गए, कॉन्ट्रसेप्टिव्स आ गए, ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्स आ गए और लोगों के अंदर लिटरेसी भी बढ़ी, शिक्षा भी बढ़ी, तो लोग उस पर अब बात करने लगे। उससे पहले बात नहीं हो रही थी इन मुद्दों पे, जन दर पर फैमिली प्लानिंग को लेके कोई बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर आते आते इस विषय पे बात होने लगी, क्लिनिकल मेथड अपनाए गए, कैफेटेरिया अप्रोच आया, लोग इस्तेमाल करने लगे और यहाँ पर घट के जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 3 हो गई। यानी 1950 में 6 है और 90 में ये 3 हो गया, तो आधा हो गया। अब इसी दौरान अगर आप भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को देखें, जिसको 1950 के दशक में 3 से 3.5% की ग्रोथ रेट है, जो बहुत कम ग्रोथ रेट है। और इस ग्रोथ रेट को प्रचलित भाषा में एक नाम दे दिया गया जिसको हिंदू ग्रोथ रेट दे दिया गया। इसका हिंदू से मतलब ये जनसंख्या की वृद्धि दर नहीं है। जनसंख्या, मैंने कहा टीएफआर 6 है, लेकिन ये जो ग्रोथ रेट है ये वास्तव में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। लेकिन इसको इस भूभाग को परिलक्षित करने के लिए अब इसके दो परिणाम थे।
एक तो ये कहा गया कि ये जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, तो जो इसको इस तरीके से बाद में परिभाषित किया गया कि ये इतनी कम ग्रोथ रेट है कि इस एक 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 पिछड़ेपन की निशानी है। इसके परिणाम बाद में क्या है मैं उस पर भी बात करूंगा। 1990 में जब हमने कहा, आपको बताया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तो उस दौरान जब टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर 3 हो गई, उस समय जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो डबल हो गई, यानी 3 से 3.5% थी, जो बढ़कर 7.5% हो गई, जिसको कहा गया न्यू हिंदू ग्रोथ रेट। तो आप देखें कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही है, लेकिन भारत में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो घट रही है। अब आप देखें कि जो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इस दौरान, 1990 के बाद भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, आय लोगों की बढ़ रही है और जनसंख्या नियंत्रण के कई उपाय आ गए हैं। परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर परिवार कल्याण कर दिया गया है। ये कहा गया है कि बच्चों में अंतर रखना चाहिए, जब बच्चों में अंतर रखा जाएगा तो बेस इस पर भी ब्रेक लगता है। और ये सब एक बहुत अच्छे अप्रोच के साथ हम लोग इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और भारत में इसके बाद डबल डिजिट ग्रोथ रेट आ जाती है। और डबल डिजिट ग्रोथ रेट जो मतलब 2000 के दशक के आसपास, जब दशक समाप्त हो रहा है, उस समय डबल डिजिट ग्रोथ तो हिंदू ग्रोथ रेट 3.5%, न्यू हिंदू ग्रोथ रेट 7.5%, डबल डिजिट ग्रोथ रेट 10% हो गई। यहां पर भारत की जनसंख्या नीति में जो टीएफआर का जो लक्ष्य रखा गया वो 2.1 रखा गया, और ऐसा कहा गया कि जब तक हम टोटल फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट लेवल पे नहीं ले जाएंगे तब तक पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। रिप्लेसमेंट लेवल का ये होता है कि एक युगल जो है वो एक बच्चा पैदा करे, अगर वो 2 बच्चे पैदा करेगा तो जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो वो अगर 2 से कम बच्चे पैदा करेगा तो वो एक रिप्लेसमेंट लेवल होगा। अब आप इसको एक प्रचलित भाषा में देखें तो ये एक जो पुराने बुनियादी सिद्धांत है उसी का ये अनुकरण करता है कि एक लेवल के बाद आय इतनी बढ़ने लगी, जब डबल डिजिट ग्रोथ रेट के बाद, कि परिवार का पालन करना, परिवार का बड़े शहरों में जाना, नगरीकरण हुआ। इससे और भी बात मैं करूंगा। नगरीकरण हुआ, नए नए अवसर आए, गांव से बढ़कर जनसंख्या शहरों की ओर संकेंद्रित हो गई। और इस संकेंद्रण का कारण क्या हुआ कि जब ज्यादा जनसंख्या गांव से शहरों की ओर गई तो शहरों में रहने की और अन्य सुविधाएं उतनी नहीं थी। तो एक तरीके से एक जनसंख्या पर एक ऑटोमेटिक ब्रेक लग रहा है, आय बढ़ रही है और जनसंख्या घट रही है। लेकिन तब तक हमारे लिए जो एक बुनियादी सवाल था कि जनसंख्या अभिशाप है कि वरदान है, तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जनसंख्या कम जनसंख्या ही होना चाहिए। ज़्यादा जनसंख्या ओवरबर्डन्ड है, देश के ऊपर संकट है, इसलिए हम इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालात अब जो वर्तमान में जो स्थिति है जिस पर ये विमर्श लिया गया, और ये बात जब हम 2047 के दृष्टिकोण को रखते हुए सोचते हैं तो ये बात और निकल के आ रही है कि आज जो स्थिति है वो, जैसा डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी ने भी बताया, कि जो टीएफआर है वो जो भारत के जो टायर 1 सिटी हैं, टायर 1 टायर 5 तक जो सिटी हैं, जो टायर 1 सिटी हैं, जिसमें बम्बई का नाम आएगा, चेन्नई है, पुणे है, सूरत है, बेंगलोर है, ये सब टायर 1 सिटी हैं जहाँ पर बहुत एक्सपेंशन, मतलब लाइफ जो है वो बहुत कॉस्टली है। इन शहरों में टीएफआर जो है वो 2.1 से भी घट गई है। और यहीं से ये जो चिंता है जो उठ रही है कि हम किस तरीके से अब हम प्रोजेक्शंस करेंगे, तो ये तो वर्तमान में स्थिति है। हम इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं कि भारत ने अपनी शुरुआत आज़ादी के बाद हम दो हमारे अनेक से की। 1990 में ये नारा हम दो हमारे दो पर आ गया, और पिछले
2 दशक में ये नारा फिर हम दो हमारा एक तक आ गया, और जो वर्तमान स्थिति है वो है कि हम दो हमारा कोई नहीं, जिसका जिसका जिक्र परिवार संयोजन को लेकर आता है कि जब हम दो हमारा कोई नहीं, तो आई थिंक मतलब मैरिज इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल एंड कंपल्सरी अरेंजमेंट, इट्स मे बी लिव इन रिलेशनशिप एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ, दे ऑल डिस्टॉर्ट द फैमिली सिस्टम ऑफ द एग्जिस्टिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन। तो ये बात जो निकल के आई कि अब हम दो हमारा कोई नहीं। मैं एक अगर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी देखें, मैं एशिया के एक और देश की बात कर सकता हूँ, जो उस देश का भारत में बहुत बड़ा निवेश है। भारत में एफडीआई का बड़ा निवेश है, दक्षिण कोरिया, जो एशिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। दक्षिण कोरिया में 20 से 30 वर्ष के युवाओं को सरकार अपने लगातार प्रयास से भी कर रही है कि वो प्रजनन दर को बढ़ाएं। लेकिन दक्षिण कोरिया में इस समय लोग विलासिता की ओर इस कदर आकर्षित हैं कि वो घर तक नहीं बसाना चाह रहे हैं। दे प्रेफर टू लिव life rather than to be set up a family in the form of the parents. They don't want to own the responsibility of the parents because they prefer the luxury. They prefer to eat foods in the in a restaurants. तो दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो एशिया के है, इसकी भी इकोनॉमी लगभग लगभग वैसी ही है, और वह देश आज ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। भारत में इसकी शुरुआत है, इसकी सुगबुगाहट हुई है। टायर 1 सिटी में स्थिति अब ये आ गई है कि लोग मैरिज नहीं करना चाहते, उस व्यवस्था में नहीं जाना चाहते। ये एक स्थिति है। अब मैं इसके क्या परिणाम होंगे उनको समझने का एक अर्थशास्त्री नजरिए से देखता हूं। अर्थव्यवस्था जो हमारी है उसको अगर हम 2 नजरिए से देखें, एक नजरिया है कि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और एक नगरीय अर्थव्यवस्था है। आप इसे ग्रामीण संस्कृति भी कह सकते हैं और नगरीय संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था अपने साथ जो उत्पादन के साधन जब बदलते हैं तो वो अपने साथ खान पान, वेशभूषा, भाषा, व्यवहार, त्योहार सभी कुछ लेके चलते हैं। तो आप इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, ग्रामीण संस्कृति भी कह सकते हैं। आप इसे नगरीय अर्थव्यवस्था और नगरीय संस्कृति भी कह सकते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है वो अर्थव्यवस्था का है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नगरीय अर्थव्यवस्था दोनों में ये एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम नहीं, एक पूरक अर्थव्यवस्था नहीं है, ये प्रतिस्पर्धी है। और इस प्रतिस्पर्धी के कारण गांव से शहरों की ओर पलायन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो नगरों में ओवरबर्डन, ओवर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द कॉस्टली लाइफ स्टाइल but all distort the family system at exist as already told by the Dr. Vijay Kumar Singh कि फैमिली सिस्टम दे ऑल। सो इट्स ये बहुत गंभीर विषय है। ये टीएफआर जो है बहुत गंभीर विषय है, और इसके परिणाम जो है वो भारतीय इस उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए, खासतौर से तब जब हम एक विकसित भारत की परिकल्पना लिखने जा रहे हैं, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसे परत दर परत समझने की और इस विमर्श को तह में जाने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था को जैसा कि हमने कहा कि एक प्राथमिक क्षेत्र है जिसको कृषि क्षेत्र कहा गया, द्वितीय क्षेत्र जिसे विनिर्माण कहा गया, तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहा गया। प्राथमिक क्षेत्र वास्तव में इस उपमहाद्वीप का मुख्य क्षेत्र है, जो मानव और प्रकृति के सह अस्तित्व पर आधारित है। कृषि आप कह लें, इसे पशुपालन कह लें, बागवानी कह लें, मछली पालन कह लें, दूध पालन कह लें, कुछ भी, ये जो सब है ये प्राइमरी सेक्टर है आपका। और इस प्राइमरी सेक्टर्स को ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, ये जो मानव और प्रकृति के सह अस्तित्व पर आधारित है, ये वास्तव में श्रम के विभाजन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
और इसमें काम का बंटवारा एक परिवार में किया गया है। जैसे कपास है, कपास खेत में कपास के पौधे को उगाने का काम किसान कर रहा है, लेकिन जब कपास के बिनौले घर में आ गए तो अब सारा काम पुरुष किसान का खत्म है। अब ये जो सारा काम है, जिसको सूत काटने का काम है, ये बच्चे कर देंगे या महिलाएं करेंगी। तो ये पूरी तरीके से एक श्रम के विभाजन पर आधारित है, और इसके लिए एक परिवार चाहिए, और एक ऐसा परिवार चाहिए जो आपस में मिलजुल के रहता हो, जिसमें आपस में विश्वास हो। और ये जो क्षेत्र है, ये सस्टेनेबल है। ये सस्टेनेबल आप देखें कि भारत में जब भी कोई क्राइसिस आती है इकोनॉमी में, तो हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मानसून अगर अच्छा रहे, और मानसून अच्छा रहे, या कम से कम अगर हमारे जो क्रॉप्स है, हमारे जो खाद्यान्न के भंडार अगर भरे रहेंगे, तो हम किसी भी स्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है, जिसे विनिर्माण का क्षेत्र कहा गया, ये विनिर्माण क्षेत्र के लिए जो कच्चा माल है वो प्राथमिक क्षेत्र से ही आएगा, लेकिन ये आंशिक रूप से मानव और प्रकृति पर आधारित है। अगर प्राथमिक क्षेत्र में अतिरिक्त नहीं होगा तो द्वितीय क्षेत्र को ईंधन नहीं मिलेगा। और लेकिन विनिर्माण जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र की तुलना में उतना पोषणीय नहीं होगा। तीसरा क्षेत्र आया सेवा क्षेत्र, जिसको सर्विस सेक्टर कहा गया। और आप देखें कि देश जब आजाद हुआ था तो बात की गई थी, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। जब भारत हिंदू ग्रोथ रेट का सामना कर रहा है, TFR 6 है हाईएस्ट, और उस समय एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन आज जब हम देखें कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 7 से 8% है, लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में TFR जो है वो 2.1 से नीचे जा रहा है, और सर्विस सेक्टर क्या हो गया, इंजन ऑफ ग्रोथ हो गया है। यानी GDP में कंट्रीब्यूशन अब ज्यादा से ज्यादा सर्विस सेक्टर से आ रहा है, जिसको विकास का इंजन कहा गया। लेकिन सर्विस सेक्टर आधारभूत क्षेत्र नहीं है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फंडामेंटल सेक्टर्स जब भी आप कहेंगे तो वो प्राथमिक क्षेत्र है, जिसे कृषि का है, कृषि और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, और कुछ हद तक विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो जब सेवा क्षेत्र है, जहां पर जिसको विकास से GDP का बड़ा हिस्सा आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोगों को रोजगार उस अनुपात में सेवा क्षेत्र एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, लिहाजा कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की मांग कम नहीं हुई है, लेकिन कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जो है वो GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो घटता जा रहा है। तो एक किस्म का ये एक हमारे जो मॉडल है, जिसके आगे जो परिणाम होंगे कि जब हम सेवा क्षेत्र पे पूरी तरीके से रिलाई कर जाएंगे, और सर्विस सेक्टर्स के सब सेक्टर और ये सारे जो सेक्टर्स बन जाएंगे, जिसमें युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला हुआ है, लेकिन उसके जो दूरगामी परिणाम आ रहे हैं, जब भी हम उस पर बात करेंगे तो आपको और स्पष्ट करेंगे। तो जो अर्थव्यवस्था का जो डिवीजन किया गया, वो ग्रामीण और नगरीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बना के किया गया, जिसका परिणाम भारत में जो संस्कृति है, जो संयुक्त परिवार पर आधारित है, जो जल संस्कृति पर आधारित है, जो मंदिर संस्कृति पर आधारित है, जो हमारे बुनियादी नियमों पर आधारित है, उनसे बिलक करके हम जब नगरों की ओर स्थापित हो रहे हैं एक प्रतिस्पर्धा के रूप में, तो इसका परिणाम भी आ रहा है कि हम जो TFR है हमारे यहाँ वो घटता हुआ देखने को मिल रहा है। हम इसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, इसको भी जरा हम देख लें। कि मैंने जैसा कि अभी जिक्र किया आपसे कि जो कपास है, और कपास से जो कपड़ा बनेगा, कपास है वो प्राथमिक क्षेत्र का काम है, जब कपड़ा बनेगा वो विनिर्माण क्षेत्र का काम है।
और उससे जब कोई कपड़ा विशेष रूप से बन के पैक करके किसी मॉल में वातानुकूलित वातावरण में और एक कैशलेस सिस्टम में वो डिस्प्ले होगा, तो वो सेवा क्षेत्र का काम होगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो एक बुनियादी क्षेत्र है जहां पर डिवीजन ऑफ लेबर काम कर रहा है, एक जॉइंट फैमिली, और जो भारत इस महाद्वीप का, इस भारतीय उपमहाद्वीप का अतीत है, और 1800 के आसपास जो भारत में एक्सपोर्ट हो रहा है, वो इन्हीं मूल्यवान वस्तुओं का हो रहा है, जिसको यूरोप में खरीदा जा रहा है और भारत को विदेशी मुद्रा मिल रही है। मैं उसी कपड़े और की बात ही कर रहा हूं। अब बात आती है कि जो विकसित भारत की जो संकल्पना है, जिसको लेके हम चल रहे हैं, टीएफआर उसमें किस किस तरीके से किन किन वर्गों के ऊपर प्रभावित हो रहा है, मैं जरा उस पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 4 वर्ग हमारे अर्थव्यवस्था में जो हैं, जिनको हम 2047 में किस रूप में ले जाना चाहते हैं, उस रूप में हम देखते हैं। पहला है फार्मर्स या फार्मिंग, किसान, खेती और किसानी। किसानों को अगर आप ये देखें कि भारत में 89.4% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है, यानी साइज ऑफ होल्डिंग जो है वो कम है। साइज ऑफ होल्डिंग यानी जो जोत है वो प्रति व्यक्ति के हाथ में कम से कम आ रही है। जब कम से कम आएगी तो उत्पादकता नहीं मिलेगी, जब उत्पादकता नहीं मिलेगी तो लोग कृषि से छोड़ के, कृषि के उसको छोड़कर और शहरों की ओर पलायन करेंगे। हो सकता है शहरों में वो किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करें, फ्लाईओवर के बनाने में काम करें, ईंट के भट्टों में काम करें, आदि आदि जो तमाम सारे चीजें, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है। तो बहुत कोई सोफिस्टिकेटेड या कोई स्किल्ड वर्क उनसे नहीं लिया जा सकता। किसानों को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, इसके लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से लगातार इसके प्रयास हो रहे हैं कि किसानों को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए। और उस स्ट्रेंथन का परिणाम ये हुआ कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना तक का जो सफर है, उसमें यह हुआ है कि किसानों की नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस पर जो निर्भरता है, जैसे साहूकार से ऋण ले लिया, एजेंट से ऋण ले लिया, किसी भी व्यक्ति से जिसने ज्यादा ब्याज दर पर लेकिन समय पर ऋण दे दिया, उस दृष्टिकोण में अभी भी 23% फार्मर्स हैं जिनके पास गैर संस्थागत वित्त के स्रोत उपलब्ध हैं। यानी हमें उन तक अभी पहुंचना है। कई बार किसानों के साथ जो संकट है, या किसान जो है कई बार डिप्रेशन में, उनको अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल पाता, वो सुसाइड कमिट करते हैं, ये उसके जो निगेटिव आउटकम्स हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग भारत में 12.5 करोड़ किसानों ने रजिस्टर किया है। किसानों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, कैसे खेती जो है वो एक स्वाभिमान का विषय बने, कैसे स्वाभिमान का विषय बने और लोग अपने आप को किसान बताने में फक्र महसूस करें, जैसे कि वो विनिर्माण क्षेत्र में काम करने को बताते हैं या सेवा क्षेत्र में काम करने को बताते हैं। इसके लिए जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भारत में प्रयास किया गया था 2020 में, मैं उसी पर लौटना चाहूँगा, जिसके 3 मुख्य प्रावधान थे। एक था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसको इस तरीके से खारिज कर दिया गया कि ये केवल किसानों का शोषण करेगा। ऐसा नहीं है। भारत में जब 90 के दशक में विनिर्माण क्षेत्र में सुधार हुए, इसी तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र ने अपनी उत्पादकता को बढ़ाया, अपनी कुशलता को बढ़ाया, और भारत में विदेशी निवेश भी आया। भारत आज बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं विनिर्माण के जिनमें बहुत बेहतर कर रहा है। और अगर भारत में इंस्पेक्टर राज सिस्टम रहा होता, लाइसेंस राज सिस्टम रहा होता, तो मुझे लगता है कि विनिर्माण क्षेत्र की जो ग्रोथ रेट है
वो और सफर कर रही होती। तो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, जिसमें 3 बिल थे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स 2020 के, जिनको वापस ले लिया गया बिना किसी पब्लिक डिस्कशन के। मैं उसी तरफ लौटना चाहूंगा कि और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है या एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट की बात है, ये जो 3 बुनियादी बिल हैं जो किसान को इस बात की स्वतंत्रता दें वो कहीं भी अपने माल को बेच सके, वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सके, हमें बिल्कुल इसके लिए किसानों को सशक्त बनाना होगा और उनके बीच में इस बात इस मैसेज को कन्वे करना होगा, क्योंकि ये देश अब 75 वर्ष स्वतंत्रता का देश है। ये देश वह नहीं है जो 1950 का देश है, जो 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 एक रेडियो और साइकिल और बैलगाड़ी जिसका प्रतीक है, वहां से ये देश अब काफी आगे निकल चुका है। 6 और 8 लेन्स हाईवे भारत में बहुत तेजी से कम लागत और उस पर बन रहे हैं। गाड़ियां भारत में भी बन रही हैं और एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो किसान है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए मैं हम सभी को एक बार फिर से एग्रीकल्चर रिफॉर्म 2020 में जो पेंडिंग है उन पर कंसेंसस बनाना पड़ेगा। हमें किसानों को विश्वास में लेना पड़ेगा। हमें उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि एक बार्गेनिंग, एक प्रेशर ग्रुप की तरह यूज हो रहा है, जिसका किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ा, डाइवर्सिफिकेशन कम हुआ और कुछ ही फसलों तक सीमित रह गए, बैरन लैंड तक का क्राइसिस, वी आर फेसिंग क्राइसिस ऑफ बैरन लैंड टू। सो before to delay, we need to revise, we need to make consensus among the farmers, among the public, open debate. We need to support the governments to execute the agriculture reforms which were already pending in 2020. दूसरा जो एक बुनियादी वर्ग है वो है गरीब। गरीब की बात जैसे ही की जाती है तो ये एक ऐसी डिबेट का मुद्दा बन जाता है जिसे सभी लोग अपने अपने तरीके से खींचना चाहते हैं। मैं इसे कुछ इस नजरिए से भी देखता हूँ। भारत में जो गरीबी पर सीधे तरीके से जो प्रहार किए गए, वैसे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में शुरू हो गया था, लेकिन जो डायरेक्ट प्रहार किया गया, मैंने पहले भी जिक्र किया, 1975 में किया गया, जब बेसिक मिनिमम नीड्स और रोटी, कपड़ा और मकान, एक फिल्म बनी राजेश खन्ना जिसमें स्टार के रूप में लिए गए, और यहीं से बेसिक मिनिमम नीड्स की बात प्रारंभ हुई। वहां से लेकर ऐसे तमाम सारे प्रोग्राम्स हैं भारत में। गरीबी को मापने की बात आई, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी के रूप में एक गरीबी की अवधारणा बनी। गरीबी कुल मिला के अगर आप देखें, चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, एलपीजी की सब्सिडी हो, स्कॉलरशिप हो, कोई भी जो तमाम सारे प्रोग्राम्स हैं, हम वहां से लेकर चले हैं और यहाँ पर आ गए हैं कि पहले जो वस्तुओं को सब्सिडाइज कर रहे थे, हम व्यक्ति के खाते में सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो गुड्स का ट्रांसफर था वो डीबीटी हो गया, यानी लोगों को स्ट्रेंथन बनाया जा रहा है। पिछले दशक में करीब 25 करोड़ लोगों को मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है, जो गरीबी के मापक बदलते रहते हैं, जो केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तक ही अब सीमित नहीं रह गए, अब बहुत सारे आयाम उसमें आ गए हैं। आपने देखा है कि भारत ने कितना बड़ा प्रोग्राम शौचालय के रूप में कराए, वह भी एक इसका पार्ट है। लोगों के पास घर हो, लोग फ्लाईओवर के नीचे न सोएं, ये भी एक गरीबी को, तो गरीबी के मानक बदले हैं। उस आधार पर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से सरकार ने बाहर निकाला है। दो चीजें हैं, लोग इसको फ्रीवीज की तरह देखते हैं कि साहब सरकार जो है अपने संसाधन, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है 2020 के बाद से, 80 करोड़ लोगों को। तो एक नजरिया ये है कि लोग ये कहते हैं कि साहब ये फ्रीबीज है, इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। लेकिन इसका दूसरा, सरकार ये सोचती है कि हम लोगों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो बचे हुए हैं सब्सिडीज का रेशनलाइजेशन किया गया है। एलपीजी की सब्सिडी को कितना क्लियर रेशनलाइज करके गवर्नमेंट ने किस क्लेवरली डिस्ट्रीब्यूट टू द उज्ज्वला स्कीम्स, फाइनेंस द उज्ज्वला स्कीम्स, है ना। तो
इस तरीके के बहुत सारे मेजर्स उन्होंने सब्सिडी को रैशनलाइज किया। तो सरकार का पक्ष ये है कि हम लोगों को अगर स्ट्रेंथिन कर दें, कुछ समय तक अगर हमें 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाना पड़े, तो वो कम से कम भोजन की सुनिश्चितता से अपने आप को स्ट्रेंथिन महसूस करें और अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करें। तो ये दृष्टिकोण की बात है। मुझे लगता है कि सरकार के गरीबी निवारण के जो कार्यक्रम है उनको फ्रीबीज की बजाय स्ट्रेंथिन के रूप में देखें, ऐसा सरकार का मानना है। तीसरा जो अहम पहलू है वो है महिला। महिला का जो भारतीय संदर्भों में अगर देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आप देखें कि जब हम टीएफआर की बात करते हैं तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। इंक्लूसिव जब 11th 5 ईयर प्लान में भारत में, अब तो नीति आयोग की संकल्पना आ गई, 11th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई और वीमेन एम्पावरमेंट को उसके एक सबसेट के रूप में लाया गया और वहीं से बात चली। अब देखिए, भारत में जो महिलाओं का जो है डिवीजन अगर देखें तो वो एक 3 तरीके का डिवीजन मिलता है। एक कामकाजी महिलाएं हैं, दूसरा घरेलू महिलाएं हैं, और तीसरा ऐसी महिलाएं हैं जो हैं कामकाजी लेकिन उन्हें घर में भी काफी सारा काम करना पड़ता है। तो ये कुछ 3 तरीके का एक ऐसा डिवीजन है। अब आप ये देखें कि भारत में ये मैं इसको अतीत से भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये विषय हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट से जुड़ा हुआ है। और टोटल फर्टिलिटी रेट का जो संकट है वो इस बात की ओर इंगित करता है कि जो इस महाद्वीप की जो परिकल्पना है, जो कृषि इसका बुनियादी क्षेत्र है, जो इसका प्राथमिक क्षेत्र है, जहां पर ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता है, ज्यादा लोगों की आवश्यकता है, ज्वाइंट एफर्ट की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, वहां पर अगर हम स्त्री के विमर्श, स्त्री के अधिकारों को अपने नजरिए से व्याख्यायित करेंगे, जैसा कि तमाम सारे जो संगठन हैं जो अलग अलग छद्म नामों से, स्त्री विमर्श के नाम से जब वो बात करते हैं, तो उनका वास्तव में उद्देश्य होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो सनातन परिवार की परंपरा है उस पर सीधे प्रहार करना। क्योंकि जब आप स्त्री को परिवार से अलग कर देंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो परंपराएं हैं, जो भारत के एजेंट्स हैं, उन्हीं पे आप प्रहार कर देंगे और आप बात कर देंगे कि साहब स्त्री के अधिकार हैं इसलिए उनको दबाया गया, कुचला गया। आप देखें कि भारत में देश जब आजाद हुआ, मैं तभी से बात करता हूं, मैं आपको बहुत इतिहास में ना भी ले जाऊं, इतिहास में तो ये भी है कि गणित का जो ग्रंथ है वो लीलावती उसका नाम है। तो आप ये बात को स्वीकार कैसे कर सकते हैं कि भारत में महिलाओं की और उनके अधिकारों पर विमर्श की बात होनी चाहिए। लेकिन अगर हम आजादी के बाद की भी बात करें तो ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन का जो पूरा का पूरा ताना बाना है वो गुजरात में गुजरात से जो प्रारंभ हुआ वो वहां की महिलाओं के सशक्तिकरण का द्योतक है, जिसने भारत को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनाया। कृषि में जितना भी सारा काम है वो घर का, वो सारा का सारा काम उन महिलाओं के जिम्मे रहा। आज अगर आप देखें तो भारत में 1.2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, जिसमें 80% सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हैं जिनका मुखिया महिला है। कोविड के दौरान जब भारत इस समस्या से जूझ रहा था कि भारत में के 120 करोड़ लोगों को हम N95 मास्क कैसे उपलब्ध करा पाएंगे, ये जनता तो इस भय में मर जाएगी कि उसके पास मास्क नहीं है, उस समय इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने हाथ से कपड़े के बने हुए मास्क पूरे भारत में कम से कम दामों पर दिए और लोगों के अंदर एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ। और भारत ने किस तरीके से इस बड़ी महामारी का सामना किया और अपनी न्यूनतम लागत, अपने संसाधनों के बल पर। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई भी संगठन, जो तमाम सारे हैं जो मुखौटा संगठन है जिनका अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, उन सबका उद्देश्य है भारत में जो परिवार की परंपरा है उसको तोड़ना। तो जब भी महिलाओं के ऊपर जो महिलाओं का जो योगदान है परिवार के लिए वो सबसे अहम है। इस
महाद्वीप, इस उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए भारत एक नदी संस्कृति से बना हुआ देश है। यहाँ के त्योहार, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के फसलें, यहाँ का गहवारा, धान की और गेहूं की बालियां, इन सभी का जो ताना बाना है वो पूरा का पूरा सिमट के आ जाता है। और परिवार में जो एक स्थान है देवी के रूप में महिलाओं का है, और जब आप उसे परिवार से अलग करते हैं, उसके अधिकारों की बात करते हैं, तब उसका सीधा सीधा प्रभाव टीएफआर पे पड़ता है। और जब टीएफआर पे पड़ता है तो वो एक फिर जो जुमला है वो हम दो हमारा कोई नहीं पे आ जाता, और उससे भी बढ़ के फिर इस पे आ जाता है कि वाई वी शुड बॉदर अबाउट द मैरिज सिस्टम। सो इट बेसिकली इट्स अ किलर इंस्टिंक्ट। तो बाजार तो यही चाहेगा कि भारत की जो बुनियादी पारिवारिक परंपरा है उसको किस तरीके से ब्रेक किया जाए। मैं एक उदाहरण के रूप में आपसे बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बीमार है और सभी स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी प्रकार की सुविधाएं मौद्रिक मूल्य पर आधारित हैं, यानी आज के समय में सर्विस सेवा क्षेत्र इतना विकसित हो चुका है कि आप जो भी सेवा चाहें वो आपको मौद्रिक मूल्य के विनिमय के रूप में मिल सकती है। पर क्या एक पत्नी या एक पति पत्नी के लिए, एक पत्नी पति के लिए जो स्वास्थ्यगत देखभाल कर सकता है, क्या उसका कोई मूल्य बाजार निर्धारित कर सकता है? और ये सब की सब अवधारणाएं परिवार में निहित हैं, परिवार में ही संकलित हैं। और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि इधर 50% फैमिली जो है वो भारत में जॉइंट फैमिली के सिस्टम से हट गई हैं। मैं बात अपनी फिर से कहूँगा कि जो टायर 1 सिटी हैं जिनमें ओवर प्रेशर है, जहाँ जीवन स्तर बहुत कठिन है, जहाँ रोजगार के अवसर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, वहाँ पर ये स्थितियाँ अब आ गई हैं। उन्होंने अपना इंडिकेशन दे दिया है, सुगबुगाहट दे दी है। मुझे लगता है कि इस बात को, इस विमर्श को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि हो सकता है कि कुछ देशों के लिए ये टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट का कम होना एक शुभ संकेत हो, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संदर्भों में जो भारत की शक्ति है, भारत के मानव संसाधन है, आज ये देश वैसा देश नहीं रह गया है। हम अपने लोगों को आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको मोरली कर सकते हैं। जो चौथा वर्ग है उससे ये बात और स्पष्ट हो जाएगी, युवाओं की। ये 4 वर्ग हमने लिए, हमने किसानों पे बात करी, हमने गरीबी पे बात करी, हमने महिलाओं पे बात करी, और अब हम आते हैं युवाओं पर। युवाओं के समक्ष जो एक मॉडल है, देश जब आज़ाद हुआ देश में आज़ाद होने के बाद से जो युवाओं के सामने जो एक मॉडल विकसित किया जाना चाहिए, कोई एक इस तरीके का मॉडल नहीं आ पाया कि जिसमें वो इंटरप्रेन्योरशिप की बात कर सकें। हालांकि ये बात की जाती है कि उन देश आज़ादी के समय ही भारत में आईआईटी की स्थापना की गई और आईआईएम की स्थापना की गई, ताकि यहाँ के लोगों में वो स्किल डेवलप हो सके। लेकिन किन्हीं कारणों से, किन्हीं मन में स्पष्टता न होने की वजह से, हो सकता है कि इंटरप्रेन्योरशिप को उतना रिवार्ड उस समय नहीं मिल रहा था। ज़्यादा पैसा कमाना बुराई का प्रतीक माना जाता था। ऐसे तमाम सारे लोग थे। उस समय की भारत की फिल्मों में अक्सर अमिताभ बच्चन को एक एंग्री मैन की भूमिका में, जो कि हमेशा मतलब किसी कंपनी में मजदूरों के नेता के रूप में या इस तरीके का एक आवरण प्रस्तुत किया गया, तो भारत के युवाओं के सामने एक छवि इस तरीके की प्रदर्शित की गई कि जो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है। 90 के दशक में जब युवाओं के पास बहुत सारे अवसर आए, उनके पास विकल्प आए, नई नई तकनीक आई, तो तभी भारत में सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। Y2K प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान ही भारत का ब्लू चिप इंडस्ट्री खड़ी हुई। आज बेंगलोर और गुड़गांव, ये 2 बहुत बड़े शहर हैं
जिसमें न केवल उत्तर भारत के बल्कि पूरे देश के युवाओं को एक अच्छा खासा वो जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छी सैलरी उनको मिल रही है, वो अच्छा कमा रहे हैं। ये Y2K प्रॉब्लम के सॉल्व के दौरान आए हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ये खड़ा हुआ। लेकिन अब हमें फिर से एक युवाओं को उसी तरीके के एक कैटलिस्ट की जरूरत है, एक स्टिमुलेंट्स की जरूरत है। आंकड़े ये कह रहे हैं कि जो भारत में इस समय जो युवा स्नातक करके निकल रहे हैं, वो 50% युवा ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयबल नहीं है, जिनको नौकरी नहीं दी जा सकती। संकट ये खड़ा हुआ है। तो संकट को इस संकट को किस तरीके से देखें कि भारत में जब आप देखें कि एक तो युवाओं को अपने जो इतिहास की जो जानकारी है वो उससे उससे कहीं ना कहीं दूर किया जा रहा है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि आप ये देखें कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत में जो मेडिकल डॉक्टर्स निकलते हैं उनको कुछ समय कुछ सेंटर्स पर जरूरी कर दिया जाता है, वैसे ही हर युवा को कम से कम 1 साल किसी गांव में रहकर खेती बाड़ी का एक अध्ययन और अध्यापन का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, जो उसके आगे सेवाओं में प्रमोशन के काम आए। ये बिल्कुल होना चाहिए। वह समझ सके कि वो किसान से जब बात कर रहा हो या किसानों की बातें की जा रही हो तो उसका क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का सिस्टम होता तो जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म 2020 में सरकार बहुत अच्छे मन से लाना चाहती थी, जिसको कि बिना किसी डिस्कोर्स के बिल्कुल हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, ऐसी नौबतें नहीं आती। एक चीज, दूसरा चीज ये है कि जो युवा है वो समय बदल रहा है, समय तकनीकी बदल रही है, लेकिन युवा जो है वो भारत में जो एक बड़ा सेवा क्षेत्र विकसित हो रहा है, वो चाहे ब्लिंकिट के माध्यम से हो रहा हो, वो चाहे स्विगी के माध्यम से विकसित हो रहा हो, ओला, ऐसे तमाम सारे जो सेवा क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, उसमें भारतीय युवा मध्यवर्ती की भूमिका निभा रहा है, इंटरमीडिएट की, बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है। यहां पर भारत के पास जो इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंस है, जो युवा है जिसके पास सामर्थ्य है, उस युवा को अब इन क्षेत्रों में लीडर बनने की आवश्यकता है। ये एक सबसे बड़ी बुनियादी बात है। और इस लीडर बनने के लिए उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप जो जिसकी की बात कई बार कही जाती। एक बार भारत के प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही कि उनको युवाओं को समोसा बेचना चाहिए, तो ये बात बहुत मजाक में लोगों को नागवार गुजरी। लेकिन वही समोसा जब मैकडी में जाके और काफ़ी बड़े दामों पे बेचा जाता है और लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस माइंडसेट को समझने की ज़रूरत है। युवाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी बात को ही ब्रांड बनाना पड़ेगा, हमें दूसरे ब्रांड पर नहीं भागना, हमें अपनी बात को ही ब्रांड बनाना है। भारत में ऐसे बहुत सारे आप देखें कि एक समय है कि जब ऐसे भी लोग हैं जो खेती में काम करने वाले लोग, जिसमें बहुत सारे लोग जमींदार के आसपास रहते थे, जिनका पूरा खाना पीना सब जो है चलन उन्हीं जमींदार के उससे जुड़ा हुआ था। और कहा यह गया कि साहब उनका शोषण था। जब शोषण था तो आप ये देखें कि जब कोविड क्राइसिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हुई तो विनिर्माण क्षेत्र उनको इस महत्वपूर्ण सबसे घातक संकट में कुछ दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सका। विनोद कापड़ी ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें कुछ किलोमीटर्स का जिक्र है कि 1 2 3 4, यानी एक व्यक्ति ने नई दिल्ली से पहुंचने में, अपने घर पहुंचने में 1234 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से की। तो मुझे लगता है कि जब हम अपनी बात को ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करें और विश्वास करें, देखिए बाजार भी जिस तरीके से काम करता है वह विश्वास को ही स्थापित करने की बात करता है और बाद में अविश्वास पर, क्योंकि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक परिवार, एक मुखिया जब अपने परिवार को आदेश देता है और जब एक मुखिया घर में होता है तो परिवार के बाकी सदस्य
घर में चैन से सोते हैं। ये एक बड़ी बुनियादी संकल्पना है, और इस बुनियादी जीवन यापन को हम लोगों ने सदियों से जिया है। लेकिन यही बात आप देखते हैं कि हम बाजार कहता है कि नहीं साहब आप इसको करिए, और फिर आप देखें कि निजी क्षेत्र में कितनी सारी मुश्किलात देखने को मिलती हैं। युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो बुनियादी बात है कि वो अपनी बात को ही अपनी ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करें, अपने ऊपर विश्वास करें, क्योंकि बाजार सब कुछ दे सकता है, विश्वास नहीं दे सकता। और ये वास्तव में, चाहे हम TFR की बात करें, भारत को विकसित देश बनाने की बात करें, भारत आज तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमें हमारे यहाँ चाहे जो फूड चेन्स हैं, हमें उसके इंटरमीडिएट बनने की आवश्यकता नहीं है, उनके इंटरमीडिएट्स बिचौलिए बनने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना उत्पाद लगाएं, हम युवाओं को आकर्षित करें कि इतने सारे स्टार्टअप हुए, एग्रीकल्चर में कोई स्टार्टअप क्यों नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में ODOP स्कीम चल रही है, बहुत सारा प्रयास किया, गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड तक दे दिया, लेकिन इसके बावजूद हम युवाओं को या निजी निवेश को उस तरफ नहीं जोड़ पा रहे हैं। उसको हम उस तरीके से ग्लैमराइज नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से हमें करना चाहिए। तो ये जो मैं अपने विषय को समेटना चाहता हूँ, तो ये कुल मिलाकर ये जो विमर्श है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, उस समय के साथ हम आगे बढ़े। जब भारत हिंदू ग्रोथ से लड़ रहा था, उस समय में जनसंख्या की आवश्यकता कम थी, तो जिसका परिणाम ये हुआ कि जब न्यू हिंदू ग्रोथ रेट की बात आई, तो हमने जो है उसको कम करने का प्रयास किया और परिवार नियोजन से परिवार कल्याण की तरफ बढ़े। लेकिन अब जो समय है, परिस्थितियां और विकास के मॉडल एक ज्योग्राफिकल अवस्थिति को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ये यूनिवर्सल नहीं होते, सार्वभौमिक नहीं होते। हर व्यक्ति की एक बुनियादी आवश्यकता, हर देश की एक बुनियादी पहचान है। उस दृष्टिकोण से अगर अब हम देखें, तो भारत को हम यही कहना चाहेंगे कि एक संयुक्त परिवार की जो परिकल्पना है, उस पर हमें लौटना होगा। तभी हम विश्वास बहाली काम कर सकते हैं, हम किसान को समृद्ध कर सकते हैं, हम लोगों को गरीबी से निकाल सकते हैं, महिलाओं को परिवार की धुरी बना सकते हैं, युवाओं को दिशा निर्देश दे सकते हैं। मैं अपनी बात को कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि अगर ऐसा नहीं हो सका तो संकट कितना बड़ा है कि एक परिकल्पना की गई है। मैंने जितने भी बातें की, उन सबको एक दूसरे के रूप में जोड़ के ही देखा जाना चाहिए। कोई भी बात अलहदा नहीं है कि इसका उन्वान है कि एक गांव पेड़ की ओट में रह गया। एक गांव पेड़ की ओट में रह गया, कुछ जवाब के घेरे में एक सवाल सा रह गया। कुछ जवाब के घेरे में एक सवाल सा रह गया, मेरी आंखों में कुछ तो था जिसे भांपता रह गया। तार बिजली से लंबी थी ख्वाहिश मगर, तार बिजली से लंबी थी ख्वाहिश मगर, मैं किसी मुश्क नाफा की तरह दौड़ता रह गया। ये वास्तव में बाजार की जो व्यवस्था है, जो आकर्षित करती है कि साहब शहरों में समृद्धि है, गांव से निकलिए, कि उसी बात को प्रश्न चिन्ह लगाता है कि तार जिसकी कभी कोई समाप्ति नहीं होनी है। तार बिजली से लंबी थी ख्वाहिश मगर, मैं किसी मुश्क नाफा होता है जो कस्तूरी मृग, जिसके उस अंदर में कस्तूरी रहती है, मैं किसी मुश्क नाफा की तरह दौड़ता रह गया। एक सफर पर चले मुकम्मल जहां के लिए, गांव से शहर की तरफ आ गए, संस्कृति छोड़ी, अपनी पहचान छोड़ी, गांव से चले मुकम्मल जहां के लिए, और गांव को छोड़ दिया। वो केवल सरकारी इमारत का एक नाम रह गया, वो एक सरकारी इमारत का बस नाम रह गया। हर हाथ को मुमकिन न था, हर हाथ को मुमकिन न था मदावाए रोजगार। शहरों में जाने पर सबको कहाँ रोजगार मिल रहा था, तो हर हाथ को मुमकिन न था मदावाए रोजगार। मैं शहर भर जिसे ताकता रह गया, मैं शहर भर जिसे ताकता रह गया। कभी देखी है किसी रेलगाड़ी की खिड़की से दुनिया, कभी देखी है किसी रेलगाड़ी की खिड़की से दुनिया। साथ साथ चलने का गुमा रह गया, साथ साथ चलने का गुमा न रह जाए। परिवार संयोजन
एक चुनौती है, जिसकी बात लोक पहल के संयोजक माननीय श्री डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने बात की। मैंने वहीं से अपनी बात को प्रारंभ किया। मुझे आज इस विषय पर बोलने के लिए लोक पहल ने मौका दिया। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, समय दिया। मैं सभी का आभारी हूँ। जो बाद में भी इस विमर्श को, इस को सुनेंगे, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक टिप्पणी डॉक्टर प्रोफेसर उदय भान सिंह सर। उदय भान सर सुन रहे हैं मुझे? उदय भान सर सुन रहे हैं मुझे? डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर भावेश जी, जी सर, जी सर। बोलिए। हाँ सर, बोलिए जी सर, बताएं सर। बोलिए बोलिए। सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर्षमणि सिंह सर एक अर्थशास्त्री हैं, और जब भी उनसे वार्ताएं हम लोगों की होती हैं तो उनकी बातों में डेटा हमेशा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक होता है। और वर्तमान समय में आज जो अब उन्होंने अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए हैं, उन विचारों को सुनने के बाद ये बात स्पष्ट हो रही है कि 1947 से लेकर 2047 के बीच में अभी हम लोग हैं 2024 में। तो 1947 में, सॉरी सर, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, और उसमें हम दो हमारे अनेक की बात थी। फिर 1975 और 70 का, और से 75 का एक समय आया जब जन्म दर और मृत्यु दर को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया सरकारी तौर पर भी। उसमें सर ने बताया कि कैसे लोगों को पकड़ पकड़ के और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से जनसंख्या दर को नियंत्रित किया जा रहा था। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नियंत्रित हुई। लेकिन 1990 का जब समय आ रहा है सर, और इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार प्रारंभ हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ अलग प्रयोग देश में प्रारंभ हो रहे हैं। उस समय सर जो पारिवारिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट ने सर आर्थिक विकास दर को तो बढ़ा दिया, लेकिन जन्म दर घट गई। और ये जो घटी हुई जन्म दर थी सर, ये ऐसा मेरा अपना सोचना है सर, कि ये फिर कभी भी बढ़ नहीं पाई। ये लगातार कम ही होती गई, क्योंकि जैसे जैसे हमारा क्षेत्र विस्तृत होता गया, हमारी जरूरतें बढ़ती गई, तो हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने इस पारिवारिक प्लानिंग में जो सबसे प्रमुख कार्य किया वो ये कि परिवार के सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि हमारे पास भौतिक संसाधन बढ़ गए, संभवतः बैंक बैलेंस भी लोगों का बढ़ा, लोगों को नए नए तरीके से आर्थिक निवेश करने के क्षेत्र भी प्राप्त हुए। लेकिन जो परिवार का विकास होना चाहिए था संख्यात्मक तौर पर, वो नियंत्रित क्या हुआ, वो एक तरीके से घटता ही गया। फिर परिवार नियोजन को किस तरीके से परिवार कल्याण का नाम दे दिया गया। लेकिन सर सन 2000 में फिर हम देख रहे हैं, 2000 का जो दशक प्रारंभ हो रहा है, कि उसमें डबल बर्थ रेट आ रही है। और ये डबल बर्थ रेट आ रही है, और उसके बाद सर अचानक से एक बड़ा अलग सा स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, जहां पर एक ये बात लोग कहने लगे कि अधिक जनसंख्या देश पर बोझ बनेगी, लिहाजा लिटरेसी बढ़ाइए, और लिटरेसी बढ़ाएंगे तो जो जनसंख्या का दर है वो कम होगा। इसमें सर मैं पूजनीय सरसंघ चालक की महोदय की बात को अवश्य कहना चाहूंगा कि सर जनसंख्या दर कम तो हुई, लेकिन किसकी कम हुई ये बताने और कहने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा देश जानता है, और सभी लोग इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि अगर शिक्षा का विकास हुआ तो लगभग सभी का हुआ, लेकिन जनसंख्या जो नियंत्रित हो गई, वो किसकी जनसंख्या नियंत्रित हो गई, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय होगा और इस पर सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि डबल बर्थ रेट अगर हुई है
और अगर हमारी संख्या नहीं बढ़ी तो फिर ये डबल बर्थ रेट आई कहां से, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा सर। फिर इसके बाद सर एक अर्थशास्त्र के एक विद्वान के रूप में सर ने अपने तरीके से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जिसको कृषि, निर्माण, सेवा और भिन्न भिन्न सेक्टर्स में उसको डिवाइड करके बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको सर प्रस्तुत किया। साउथ कोरिया का उदाहरण सर ने जो लिया, वो साउथ कोरिया का ट्रेडिशन है, लेकिन फिर उसका भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में प्रवेश बड़ा ही चिंतनीय विषय है। क्योंकि हमारी जो पूरी सनातन की संस्कृति है, हमारी जो पूरी सभ्यता है सर, उसमें विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट या विवाह कोई एक रिवाज नहीं है सर, बल्कि ये तो एक धार्मिक परंपरा है। इसे धर्म का नाम दिया गया है, सनातन में उसे बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और वो सनातन की परंपरा ही हमारी भावी पीढ़ियों पर आधारित होती है। तो निस्संदेह रूप से सर ये जो जनसंख्या, जो जन्म दर है जो कम हुई है विशेष तौर से हिंदुओं की, उसको बढ़ाना तो आवश्यक होगा, और उस पर विचार एक बार नहीं, लगभग कई कई बार यह विचार जो है करना पड़ेगा। लोक पहल सर इस वक्त जो परिचर्चाएं आयोजित कर रहा है वो समाज की बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजित कर रहा है, और लोक पहल के द्वारा आज यह जो विमर्श किया गया है, निस्संदेह रूप से सर इस सुनने वाले सैकड़ों हजारों लोग जो होंगे उनको यह सोचने पर अवश्य विवश करेगा। साथ ही साथ सर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का से नगरीय अर्थव्यवस्था में जो पलायन की स्थिति है, उसको भी बड़े ही अच्छे तरीके से सर ने प्रस्तुत किया। 2024 में सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट और जो हमारी बर्थ रेट है उसका भी बड़ा कंपेरेटिव जो विमर्श है वो सर के द्वारा दिया गया है। सर जो 4 सेक्टर जो कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय के विचार का में बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, कृषक, कृषि, गरीब, महिला और युवा, इन चारों पर जो अभी हमारे आज के मुख्य वक्ता महोदय के द्वारा जो प्रकाश डाला गया है और उसको जो वेरिफिकेशन कर करके उसको समझाया गया है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है सर। और युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि उपरोक्त 3 अर्थात कृषक, गरीब और महिला, इनको लेकर भी आगे चलने की जिम्मेदारी युवाओं की होगी 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए। तो निस्संदेह रूप से सर आज का जो यह कुल प्रजनन दर और उदयमान भारत पर जो एक विश्लेषण, एक समसामयिक विमर्श का आयोजन किया गया 2047 के विकसित भारत के संकल्पना को ध्यान में रखते हुए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यह विषय रहा। और इस पर जिस तरीके से हमारे अग्रज अर्थशास्त्री और सहायक आचार्य डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर ने प्रकाश डाला है, निस्संदेह रूप से सर यह बहुत ही महत्वपूर्ण आज का यह परिचर्चा रही, और ये हमारे सुनने वाले सभी लोगों को कई प्रकार से लाभान्वित करेगी, चाहे वो डेटा को लेकर उनके विचार हो, चाहे वो तथ्यों को लेकर उनके विचार हो। सर धन्यवाद डॉक्टर भावेश जी। मुस्लिम आबादी में भी प्रजनन दर में भी कमी आई है, वह 2.62 से घटकर 2.36 हो गई है, लेकिन उसके अनुपात में हिंदू समुदाय का TFR 1.94, ईसाई समुदाय का 1.88 और सबसे कम जो सिख समुदाय में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन अभी प्रजनन दर 1.61 है। तो कमी तो आई है, समस्या है, सबसे अधिक जो समस्या है वह समस्या है हिंदू ग्रोथ रेट में आई कमी, प्रजनन दर में आई कमी है, क्योंकि हिंदुत्व ही भारतीयता का आधार है, भारत को बचाने का आधार हिंदुत्व है। अब मैं एक टिप्पणी चाहूंगा, डॉक्टर उदय भान सिंह सर, आपको मैं बहुत याद कर रहा था, डॉक्टर उदय भान सिंह जी सर। जी, वो थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल, मेरी तरफ से टेक्निकल कुछ कमी त्रुटि रह गई थी, गलती उधर से नहीं थी, मेरी तरफ से ही थी, इसलिए जी, मुझे लगा मैं पैनल में नहीं। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी। वैसे तो डॉक्टर हर्षमणि जी ने बहुत कुछ कहा है, और बाद में जो समीक्षात्मक जो टिप्पणी की भावेश जी ने, वो पूरा हो जाता है। मैं केवल 1-2 बातें कहूंगा, और विषय जो
परम पूज्य सरसंघ चालक जी का जो उद्बोधन था, उनका मार्गदर्शन था, उनका जो पाथेय था, उनका जो आह्वान था कि हिंदू जो जन्म दर है वो घटी है, ये चिंता का विषय है। और राष्ट्रीय संयोजक अपने लोक पहल के श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी ने जो चिंता व्यक्त की कि परिवार संयोजन, तो जो परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने चिंता व्यक्त की, वही चिंता आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी की भी है। जब जब एक समाज की संख्या कम होती है तो उसके संगठन में उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी शक्ति में, उसके सामर्थ्य में प्रभाव पड़ता है। अभी एक उदाहरण हर्षमणि जी ने दिया दक्षिण कोरिया का, एक उदाहरण है जापान। वहां पर भी बुजुर्गों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। चीन जो विश्व स्तर पर अपनी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जाना जाता था, आज वो भी पछता रहा है। आज वो भी अपने कर्मियों को, अपने कर्मचारियों को विशेष छुट्टियां प्रदान कर रहे हैं ताकि वहां की प्रजनन दर बढ़े। अभी अभी की खबर है, जापान में भी हफ्ते के काम करने के जो 6 दिन होते थे उसको 3 या 4 दिन किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि जापान में कि वहां की जनसंख्या बढ़े। जनसंख्या नहीं होगी तो कमाऊ पूत कौन बनेगा, कौन कमाएगा? वहां की वहां सेना में कौन रहेगा, वहां टेक्नोलॉजी में कौन जाएगा, वहां की सामाजिक संरचना को विकसित, समृद्ध, सक्षम बनाने में कौन योगदान देगा? कोई पड़ोसी तो नहीं आएंगे, कोई उसको तो आयात नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, तो यह चीज जो जिस पर आज जो मुख्य विषय था और जिस पर चर्चा की हर्षमणि जी ने, जिस पर चिंता व्यक्त की परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने और माननीय प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी ने, निश्चित रूप से हर्षमणि जी ने अनेक बातों को रेखांकित किया है। निष्कर्ष यही निकलता है कि हम जो हैं, जहां हैं, हम किसी और से अपेक्षा किए बिना हम इसका प्रारंभ अपने घर से करें, अपने परिवार से करें, अपने समाज से करें, तभी हमारी संख्या बढ़ेगी। देखिए, लोकतंत्र का भी सिद्धांत है कि संख्या में ही शक्ति होती है। ठीक है, संगठन में भी शक्ति होती है, संख्या में भी शक्ति होती है। संख्या घटी तो फिर हम भी घटेंगे, और घटेंगे तो फिर वो माननीय योगी जी का जो संदेश दिया उन्होंने, तो वो फिर तय हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए हमको आज से ही सजग होना होगा। और इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लोक पहल की टीम ने यह चर्चा की, उसके लिए आभार। मुझे अवसर देने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद। जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। मुझे करेक्ट करेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह सर, जापान केवल 3 दिन का समय दे रहा है। 1977 में जब इंदिरा गांधी था तो परिवार नियोजन था। जब 77 में हेल्थ मिनिस्ट्री में, मुझे जहां तक याद है, सर करेक्ट करिएगा, जब राजनारायण सिंह जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने सकारात्मक स्वरूप दे दिया, उसे परिवार कल्याण नाम दे दिया, हेल्थ वेलफेयर दे दिया, फैमिली वेलफेयर नाम दे दिया। तो इस तरह यह प्रक्रम चलता रहा और भारत अपनी दिशा तलाशने में अक्षम इसलिए रहा कि हम संस्कृति और सभ्यता से प्रेरित नहीं थे। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को मैं कोट करूंगा, अमर्त्य सेन ने कहा है, यद्यपि वो वेलफेयर अर्थशास्त्री हैं, लेकिन एक गंभीर टिप्पणी उन्होंने की थी, भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट पर नहीं, लेकिन उसके जीडीपी के घाटे पर एक गंभीर टिप्पणी करते हुए वो कहा करते थे, अमर्त्य सेन, कि भारत केवल अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण ही अपने जीडीपी के घाटे को संतुलित कर पाता है। और उन्होंने कहा था कि उसका आधार भारत की संयुक्त संयुक्त परिवार की परंपरा है। संयुक्त परिवार परंपरा के कारण हम जीडीपी के घाटे के बहुत नीचे नहीं जाते हैं। यह विश्व के सबसे प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री की टिप्पणी है। तो इसी टिप्पणी के साथ आपने इशारे में ही कहा, जो हमारा पंच प्रण है, स्वदेशी नागरिक कर्तव्य बोध, जो सीधे इसी टीएफआर से जुड़ता है, कुटुंब प्रबोधन जिसका आधार ही है टीएफआर, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता, ये तीनों चीजें पूज्य सर संघ चालक जी के मुखार बिंदु से जो निकली हुई बातें हैं, वो भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगी। और जो आपने कहा, बिल्कुल
जो उसका न्यूक्लियर है कि हम संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर परिवार की तरफ आ गए हैं। और डॉक्टर हर्ष ने भी उसके कहा कि जब हम बड़े शहरों में, हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं, रहने की स्थान कम, और इसके साथ जो जो इसका आंकड़ा आया है, जो सर्वे का आंकड़ा है, उसके अनुसार जो हिंदू फैमिली है, वह उसमें उच्च शिक्षा का दर बढ़ा है। और उच्च शिक्षा का दर बढ़ता है तो उसमें कहने में कोई असुविधा नहीं है। उच्च शिक्षा हमें पाश्चात्य जगत की सभ्यता और संस्कृति की ओर अभिमुख करती है। तो प्रेमचंद ने भी कहा था कि इतने अतिवादी पढ़-पढ़ मत बन जाओ, कुछ अनपढ़ रहो तो भारत सही रास्ते पर चलेगा। तो ज़्यादा जो लिटरेसी रेट बढ़ा, हम उसकी उच्च शिक्षा, उसमें प्रजनन दर में कमी आई है। देर से शादियां प्रजनन दर की कमी का कारण है। और इस गंभीर विमर्श के तरफ हमारा ध्यानाकर्षण पूज्य संघ चालक जी ने किया है। और उस विमर्श को इस लोक पहल के मंच से हम, मुझे अभी गुरु जी की टिप्पणी थी लेकिन अपनी समय की मर्यादा है, 6:30 से ऊपर हो गए हैं। मैं आज के महनीय वक्ता डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी, आशुतोष सिंह, आशु गुरु जी, जिनको हम अगले सप्ताह भरपूर 1.5 घंटे सुनेंगे, डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, हम लोगों के अग्रज और हमारे बड़े भाई, और हम लोगों के एक तरह से हम लोग विषयी सहोदर हैं राजनीति विज्ञान के, प्रोफेसर उदयभान सिंह सर, और जितने हमारे श्रोता, हमारे विद्यार्थी अब तक जुड़े हुए हैं, जिसमें अमन गुप्ता, अंजना ठाकुर जी, जो हमें वहीं से जुड़ी हुई हैं, शिमला की धरती से, अ, उन सब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक जो हमारी अ, रीता सिंह जी हैं, जुड़ी हुई हैं, अर्चना यादव, सभी श्रोताओं का, और जो हमें डायरेक्ट, मैंने ग्रुप में भी इसका लिंक शेयर कर दिया था, फेसबुक चैनल का, फेसबुक से जुड़े हुए हमारे तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हम नए वक्ता के साथ अगले रविवार को फिर लोक पहल अपना एक हस्तक्षेप, एक सामाजिक जागरण का काम करेगा, लोक जागरण का काम लोक पहल करेगा। माननीय संयोजक डॉक्टर विजय सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और इस कार्यक्रम को, आभासी मंच को बड़े ही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें उपलब्ध कराती हैं सुश्री मानसी थपलियाल जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा सभी को प्रणाम के साथ कि आज के हम लोग कार्यक्रम का समारोह करें। मानसी जी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।